हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंटेक। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है राजा। क्यों? क्योंकि नाइक्विस्ट प्लॉट तो आपको पता ही है ना, आप बार बार पढ़ते हो भूल जाते हो, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो कुछ टाइम पे तो कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद भी भूल जाते हो, यार क्या था क्या नहीं था। फिर से मैं बोल दूं, फुल कोर्स में जब हमने नाइक्विस्ट प्लॉट को पढ़ा तो शुरू के 3 लेक्चर यानी कि 1.5 आवर्स तो हमने उसके कॉन्सेप्ट को समझने में बिताए थे। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट किए थे ना। उस 1.5 आवर की पूरी जर्नी को मैं हाफ आवर में क्रैश कोर्स के हिसाब से कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, नाइक्विस्ट प्लॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि बाकी के सारे यूनिट्स समझ में आ जाते हैं, लेकिन नाइक्विस्ट प्लॉट में आपकी कहानी थोड़ी सी उलझ जाती है। तो चलिए फिर आज हम शुरू करते हैं नाइक्विस्ट प्लॉट। तो एक बात क्लियर है, कान खोल के सुन लो कि नाइक्विस्ट प्लॉट हो गया, बॉर्डर प्लॉट हो गया, पोलर प्लॉट हो गया, ये सब फ्रीक्वेंसी एनालिसिस है। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस क्यों? क्योंकि एस की जगह जे ओमेगा आप पुट कर रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ नाइक्विस्ट प्लॉट, बॉर्डर प्लॉट, पोलर प्लॉट सब में जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे तो आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से करेंगे। यानी आपके पास सिर्फ और सिर्फ OLTF दिया रहेगा और आपसे बोला जाएगा कि स्टेबिलिटी फाइंड आउट करो, स्टेबिलिटी के बारे में कंक्लूड करो। और स्टेबिलिटी हमेशा किसके लिए कंक्लूड करते हैं भाई साहब? स्टेबिलिटी हमेशा क्लोज लूप सिस्टम के लिए बात करते हैं, बराबर ना। आपके पास यदि क्लोज लूप सिस्टम दिया हुआ है, एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है आपके पास, एंड दैट इज 1/s+1। तो क्या इसको देख के आप बताओगे सिस्टम की स्टेबिलिटी? नो, आप सिस्टम की स्टेबिलिटी हमेशा बताते हो उसके क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को देख के। इसका आप क्लोज लूप फाइंड करोगे, CLTF फाइंड करोगे और उसके बाद आप कंक्लूड करोगे क्या? इसकी स्टेबिलिटी। अब इसको देख के आप बोलोगे कि हाँ सर ये एक स्टेबल सिस्टम है ना, कोई मैं गलत तो बात तो नहीं किया ना? हाँ ये सर, ये एक स्टेबल सिस्टम है। यानी कि किसी भी सिस्टम को जज करना हो आपको तो क्या देखना पड़ेगा जी? उसकी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन देखनी पड़ेगी और उस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आप उसके पोल्स देखेंगे। लेकिन CLTF है ही नहीं, OLTF दिया रहेगा और आगे बढ़ो तो तमाम प्रोसीजर बेस्ड ऑन OLTF सर बताइए हमें, ठीक है। तो नाइक्विस्ट प्लॉट जो है ना, नाइक्विस्ट प्लॉट आपकी फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है जो कि स्टेबिलिटी बताएगी आपके सिस्टम की, गिवन सिस्टम की, बराबर ना। ये एक RHS एनालिसिस है, यानी कि एस प्लेन का जो राइट हैंड साइड है वो एनालिसिस है भैया, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट इसमें यही है कि ये एक RHS एनालिसिस है, यानी कि राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन एनालिसिस है। कैसे है, क्या है, समझेंगे, ठीक है। इसमें आप स्टेबिलिटी को कंक्लूड कर पाएंगे, आप K की वैल्यूज यानी कि रेंज ऑफ K बता पाएंगे फॉर द स्टेबिलिटी, ठीक है। आपका गेन K है, किस पॉइंट के लिए, जैसे राउथर्ड नहीं कहते थे K शुड बी ग्रेटर देन 0 लेस देन 4 स्टेबिलिटी, और वो रेंज बता पाओगे आप, ठीक है। ये सारी नाइक्विस्ट प्लॉट से आप चीजें कर पाओगे और इसे कंप्लीट फ्रीक्वेंसी एनालिसिस भी बोलते हैं भैया, कंप्लीट फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। हो गई बात है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो जी, नाइक्विस्ट प्लॉट में एंटर करने से पहले 2 चीज आपको समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। एक तो है एनसर्कलमेंट और दूसरा है एनक्लोजमेंट। ये 2 टर्म है और ये दोनों आपको समझनी है। ध्यान से देखो कि ये टर्म आपको चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रही है। ये बोलती है कि सपोज इफ दिस इज द एस प्लेन, इस एस प्लेन में एक पोल हो गया आपका, ये रहा। नाउ ये जो पोल है ये है एक कंटूर से क्लोज्ड या एक पाथ से क्लोज्ड है ये। नाउ इस कंटूर की कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। ये पर्टिकुलर पॉइंट ए एनक्लोज्ड कहलाएगा यदि ये इस पाथ के ये पर्टिकुलर पॉइंट ए एनसर्कल्ड कहलाएगा इफ ये इस पाथ के अंदर है, इसके अंदर है ना। इस पथ की डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है आपको, इसकी डायरेक्शन चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, यदि उसके अंदर है पॉइंट ए तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे दिस पॉइंट ए इज द एनसर्कल्ड बाय द कंटूर, दिस गिवन कंटूर। आगे बात समझना। नाउ कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देते हैं। मान लो एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट एक बी है यहाँ पे,
और कंटूर है ये। अब आपको कंटूर की राइट डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, राइट हैंड डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। यहाँ यदि आप खुद को खड़ा पाओगे तो इधर जो है ये राइट हैंड साइड है और इधर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये पूरा पाथ इस हिस्से को एनक्लोज्ड करता है। कोई भी पाथ अपने राइट हैंड साइड के एरिया को एनक्लोज करता है, तो ये पॉइंट बी जो है ये एनक्लोज्ड है बाय दिस गिवन कंटूर। यदि इस कंटूर की डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो इसका राइट हैंड इनसाइड हो जाएगा। उस केस में ए पॉइंट जो है वो एनक्लोज्ड हो जाएगा बाय दिस पाथ या कंटूर। समझ में आ गई ना बात आपको? चलो सर, ये दोनों चीजें हम समझ में आ गई, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है नाइक्विस्ट प्लॉट में, दैट इज मैपिंग। ये मैपिंग ही है जिससे पूरे नाइक्विस्ट प्लॉट का कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ है। मैपिंग क्या है सर? अरे भाई, आपके पास एक पर्टिकुलर प्लेन है, लेट्स टेक दिस इज द एस प्लेन। नाउ इस एस प्लेन में पॉइंट है, ये एस इक्वल टू 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये प्लस जे हो गया, ये माइनस जे हो गया, ये पॉइंट है। इन पॉइंट को आप किसी अन्य प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं, किसी अनादर प्लेन में। उस अनादर प्लेन का रिलेशन जो भी हो, मान लो उसका रिलेशन हो गया 1/s+1। इन तमाम पॉइंट को एस इक्वल टू 0 को, एस इक्वल टू दिस को, एस इक्वल टू दिस को आप यदि इस प्लेन में, ये एक प्लेन बना दीजिए और ये प्लेन g ऑफ एस एच ऑफ एस है, ध्यान रखिएगा g ऑफ एस एच ऑफ एस। इसमें यदि इसको रखोगे 0 को तो इसकी वैल्यू आएगी 1। इसको रखोगे तो 1/1। ओके, इस पॉइंट को रखोगे j 1 चलो कंफ्यूज नहीं करते हैं इसको अपन s+1 बना लेते हैं। आप यदि इसको रखोगे तो ये 1+j, इसको रखोगे तो 1+j। ये पॉइंट की लोकेशन यहाँ बनेगी। आप कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी कि जो चीज़ यहाँ पे AC है वो चीज़ वहाँ पे AC है। दिस वी कॉल द मैपिंग, मतलब एक प्लेन से दूसरे प्लेन में ले जाना, इट्स कॉल्ड द मैपिंग। अच्छे से हमने समझाया फुल कोर्स में। अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं आपको क्रैश कोर्स के हिसाब से, आप भी समझ रहे हो। ये मैपिंग कहलाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब क्या होता है, मैंने बोला कि नाइक्विस्ट प्लॉट जो है वो एक RHS प्लेन एनालिसिस है, यानी कि आपको RHS में देखना पड़ेगा सिस्टम में, सिर्फ RHS पे फोकस करो। अब क्या होता है कि मैं यहां पोल मानता हूं, एक पोल। नाउ इस पोल को एनक्लोज कर रहा है एक पाथ, लेट्स टेक इट, दिस इज द पाथ, और इसकी एक डायरेक्शन ले ली मैंने, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यस और नो? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है जी। ये एस प्लेन है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट द एस प्लेन। अब यदि आप इसे g ऑफ एस एच ऑफ एस प्लेन में डालोगे, g ऑफ एस एच ऑफ एस की इक्वेशन कुछ भी हो सकती है। यदि आप इस पॉइंट को यहां ले जाओगे और ये पाथ है जो कि एक पोल को एनक्लोज्ड कर रहा है, तो ये पाथ इसमें जब ड्रॉ होगा तो इसको ओरिजिन को एनसर्कल करेगा। क्यों करेगा? हमने देख लिया ना, एग्जाम्पल लेके यहां नहीं समझा सकता ना, तो यही चलता रहेगा। यदि एक पोल एनसर्कल्ड है किसी एक पर्टिकुलर पाथ के द्वारा इन एस प्लेन, नाउ यदि इसे हम मैपिंग करते हैं किसी अनादर प्लेन में, तो सेम कंटूर, ये सेम ही है भाई, ये वहां के ओरिजिन को एनसर्कल करेगा एक बार, क्योंकि एक पोल है। यदि यहां 2 पोल होते तो 2 बार एनसर्कल करता, 3 होते तो 3 बार करता, लेकिन डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। यदि यहां पे क्लॉकवाइज है तो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। डायरेक्शन जो है ना भाई साहब वो चेंज हो जाती है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। क्या चेंज हो जाएगी? डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। नाउ इंस्टेड ऑफ दिस आपका 0 मान लो यहां होता, पोल नहीं है, अब पोल को भूल जाइए। इतना समझ में आ गया? चलो यार एक काम करता हूँ, मिक्सचर नहीं कर दोगे आप तो पोल 0 के लिए अलग से बनाता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना जरा, अब मैं 0 के लिए कर रहा हूँ। दिस इज द 0
और 0 इज एनक्लोज्ड बाय दिस पाथ, डायरेक्शन ले लिया क्लॉकवाइज, एंड दिस प्लेन इज नथिंग बट द एस प्लेन। यदि आप इसको जी ऑफ एस एच ऑफ एस प्लेन में ले जाओगे तो जी ऑफ एस एच ऑफ प्लेन में ये जो कंटूर है विथ सेम डायरेक्शन क्लॉकवाइज इसे एन सर्कल करेगा। किसे? ओरिजिन को एन सर्कल करेगा। जितना जीरो है उतना बार करेगा। जीरो के केस में, पोल के केस में सिर्फ एक बार एक घटना घटी, ये डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हुई जीरो के केस में। ठीक है, नो चेंज बोल लो आप इसे। समझ में आई ना बात? ओके सर कुछ और समझाइए। ओके, आते जाइए और समझा देते हैं हम आपको। हम बोले कि अब आपके पास एस प्लेन है, उसमें दो पोल्स हैं, ये एनक्लोज्ड है एक पाथ से दिस, जिसका की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। यदि आप इसे किसी अन्य प्लेन जी ऑफ एस एच ऑफ एफ या एनी प्लेन में ले जा रहे हैं तो अब सर यहां का ओरिजिन ट्वाइस, दो बार क्या होगा? एन सर्कल्ड होगा। कैसे होगा सर? ये ले लिए, दो बार ले लिए मैंने इसको। ठीक है, ये दो बार ले लिया। कहां से पता चलोगे आप? एक काम करो, यहां से एक लाइन खींच दो। ये लाइन जितनी बार कट होती है इतनी बार उस पॉइंट का एनसर्कलमेंट हुआ। आ गई बात समझ में? अच्छा जी, एनसर्कलमेंट की बात हो रही है तो एनसर्कलमेंट को एक मैथमेटिकल टर्म देना पड़ेगा एन, और इस एन को हम लिखेंगे पॉजिटिव फॉर एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम लिखेंगे नेगेटिव फॉर क्लॉकवाइज। सर क्या क्लॉकवाइज? अरे भाई जब पोल्स एनक्लोज्ड थे तो इसकी डायरेक्शन उलट जाएगी। इसकी डायरेक्शन क्या बन जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगी। दिस इज नथिंग बट एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां देखिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कट हो रही है, एंटी करेक्शन दो बार एनसर्कलमेंट, तो एनसर्कलमेंट एन को मैथमेटिकल लिखेंगे दो, लेकिन कौन सा? प्लस की माइनस? एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो प्लस, क्लॉकवाइज होता माइनस लिख देते। जैसे कि मान लो इसकी डायरेक्शन मैं चेंज कर दे रहा हूं। अब मैं इसकी डायरेक्शन ले लेता हूं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो है ये भी हो जाता, ये क्लॉकवाइज हो जाता। इस केस में क्या हो जाता भैया? क्लॉकवाइज हो जाता। क्लॉकवाइज होने का मतलब n इक्वल टू -2 इसकी वैल्यू देता मैं। बात समझ में आ गई ना आपको? ओ हो सर कुछ क्या बता रहे हो सर? इनका एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने फुल कोर्स में भैया। यदि यहाँ पे जीरो होता, दो जीरो होते, उन्हें एक एनसर्कलमेंट मिलता। एस प्लेन है, दिस इज नथिंग बट द एस प्लेन, इसको हम ले जाएंगे जी ऑफ एस गुणा एच ऑफ एस प्लेन में, तो क्या होगा सर? देखते जाइए। एनसर्कलमेंट होगा इसका दो बार, ये दो बार एनसर्कलमेंट हो गया। समझ लीजिए, आप इस पॉइंट का एनसर्कलमेंट देख रहे हैं, एक लाइन खींच दीजिए। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है सर, तो ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी भाई साहब। दिस इज नथिंग बट द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एन की वैल्यू हो जाती है -2 बिकॉज दो बार एनसर्कलमेंट हुआ है और क्लॉकवाइज हुआ है द नेगेटिव। इतनी बात समझ में आई है ना? अब एक और कहानी, और वो कहानी ये है कि मान लो आपके पास एस प्लेन में होते दो पोल और एक जीरो, और इन्हें एक कंटूर जो है ना वो ऐसे एनक्लोज कर रहा होता और इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती। तो यदि आप इसे जब शिफ्ट करोगे एक अन्य प्लेन में, जी ऑफ एस एच ऑफ एस प्लेन नाम दे दिया, तो यहां पे क्या होगा? कितनी बार होगा? ये सिर्फ और सिर्फ एक बार इसे करेगा। नाउ देखो जरा, देखो एक पोल जो है, एक पोल इधर जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे देता है, एक जीरो इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे देता है। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और बचेगा सिर्फ एक पोल का इफेक्ट। तो क्लॉकवाइज को एंटी उल्टा कर देता है, एंटी क्लॉकवाइज कर देगा, और एक बार ही एनसर्कलमेंट होगा क्योंकि इसका और इसका एक बार इफेक्ट तो वेनिश हो गया, सिर्फ एक ही बचा। एनसर्कलमेंट एन की वैल्यू यहां पे होती है +1। समझ में आ गई? एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए। तो यहां से एक यूनिवर्सल फॉर्मूला निकल के आता है, और वो फॉर्मूला बोलता है n = p - z।
क्या भाई, p माइनस जेड। देखो यहाँ पे पोल कितने हैं सर, 2, 0 कितना है 1, सो n की वैल्यू क्या आई जरा बताओ, n की वैल्यू आई सर +1, +1 मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिस, बिल्कुल एकदम सटीक लेके आए अपन, है ना। यहां देखें जरा, यहां देखें, आइए जरा यही फॉर्मूला लगाते हैं, n इक्वल टू p माइनस जेड। p है क्या सर, नहीं है। जीरोस है क्या सर, है। n इक्वल टू -2 आ रहा है, -2 आ रहा है, देख लिया। ओके, बड़ा मजा आ रहा है सर। मजे क्यों नहीं आएंगे भाई, मजों को आना पड़ेगा। तो ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया है, ठीक है। इस यूनिवर्सल फॉर्मूले में यदि 2 जीरोस होते हैं यहाँ पे यदि 2 जीरोस होते फिर लगाते फिर आ जाता है, यानी कि ये फॉर्मूला मैंने प्रूव कर दिया n इक्वल टू p माइनस जेड। अब ये फॉर्मूला जो है, जो मैपिंग से हमें मिला, ये नाइक्विस्ट प्लॉट में मैं यूज करने वाला हूं भाई साहब। नाइक्विस्ट प्लॉट में p माइनस जेड फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, बट चूंकि नाइक्विस्ट प्लॉट एक राइट प्लेन एनालिसिस है, राइट हैंड ऑफ एस प्लेन एनालिसिस है, तो वहां पे पोल भी जब होंगे चर्चा में तो वो पॉजिटिव हाफ के होंगे, यानी कि आरएचएस प्लेन के होंगे, और जीरो भी आरएचएस प्लेन के होंगे। क्यों एलएचएस प्लेन के पोल और इसकी बात करोगे, नहीं करोगे, बराबर ना। अब जरा देखो, यदि आप इससे स्टेबिलिटी के बारे में बताना चाह रहे हो, देखो आपके पास यदि एक फंक्शन है, एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, CLTF है, उसमें 3 पोल्स हैं मान लो, 2 इधर रह गए और एक जो है वो इधर रह गया। आप सिस्टम को देख के बोल दोगे कि स्टेबल है अनस्टेबल, बिल्कुल बोल देंगे सर अनस्टेबल सिस्टम है, बिकॉज एक भी पोल यदि RHS में आया, सिस्टम क्या बन गया भैया, अनस्टेबल बन गया। सर हमें पता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स देखो, एक भी RHS में आ गया तो अनस्टेबल आ जाएगा। अब आपके पास g ऑफ एस h ऑफ एस तो दिया हुआ है, बट दिस इज द OLTF है। आप यदि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की स्टेबिलिटी को दर्शाना चाहते हैं तो आपको क्या लगेगी भैया, आपको लगेगी ये इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही क्या है भाई साहब, पोल्स ऑफ व्हाट, CLTF। यस और नो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए यदि आप कंक्लूड करना चाहते हैं CLTF को, बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के पोल्स ही क्या हैं, क्या है भैया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के पोल्स, आपके क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब जरा यहां आओ ध्यान से, इस फॉर्मूले को हम बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से लिखते हैं। देखो इन सर्कल में देख रहे हो आप, एस प्लेन से जब मैपिंग करोगे तो वो मैपिंग कौन से प्लेन में करोगे, यदि आप इसे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए वैलिड करना चाह रहे हो तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए यदि इसे वैलिड करना चाह रहे हो तो आपको मैपिंग करनी पड़ेगी किसमें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, या कौन से प्लेन में। प्लेन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो वो प्लेन जिसमें आप इसे मैपिंग करोगे वो होगा 1 + g ऑफ एस h ऑफ एस, इसमें करोगे, है ना। लेकिन हमारा नाइक्विस्ट जो फंडा है, मेथड है, वो हमें इसका इजाजत नहीं देती इसमें मैप करने का, क्योंकि वो तो हमें डायरेक्टली g ऑफ एस h ऑफ एस दे रही है, बोल रही है इससे आगे बढ़ो, यानी कि 1 नहीं चाहिए भाई साहब। यदि ये प्लेन में मैप करते तो ओरिजिन के अक्रॉस इस प्लेन में यदि मैपिंग कर दे तो ओरिजिन का एनसर्कलमेंट देखते, लेकिन इसका नहीं करना, इसका करना, बट इन दोनों में रिलेशन होना चाहिए। तो जब इसका कर दोगे ना तो देखो g ऑफ एस h ऑफ एस यदि इधर लिख लेते हो तो इधर होता है -1 + j0, यानी कि आप भले ही इसके लिए करो लेकिन एनसर्कलमेंट यदि -1 + j0 के अक्रॉस देखोगे सर तो इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए ही मैप करोगे। नहीं समझे ना, वेरी गुड। देखो ध्यान से, ये क्या हो गया भाई, अपन तो कहां से कहां आए आ लिए, अच्छा इधर ही बढ़ गया अपन तो, चलो ठीक है इधर बढ़ा लेता हूं मैं। हाँ जी, आपके पास एस प्लेन है भाई, आपके पास एस प्लेन हो गया बड़े प्यार से, यार एस प्लेन, यहां से मैपिंग करी, मैपिंग करनी है आपको 1 दिस + दिस में,
बट ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। आपके पास अवेलेबल है जी ऑफ एस एच ऑफ एस, या जी ऑफ एच ऑफ एस में ही मैप करो, मतलब गिवन OLTF के लिए ही मैपिंग करो, लेकिन एनसर्कलमेंट जो है वो -1 + J0 के अक्रॉस देख लेना। अभी तक क्या देखा, एनसर्कलमेंट हमेशा ओरिजिन का देखा, ओरिजिन की बात नहीं है। अब ये -1 पिक्चर में आ गया, यदि आप इससे चलते हो तो इतनी बात समझ में आ गई ना। इसको टाइम लेके मैंने फुल कोर्स में आपको समझाया है बराबर। अब जरा ध्यान से देखो, फॉर्मूला यदि मैं लिखता हूं n = p - z, ये फॉर्मूला समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगली क्लास से इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आपको मैं समझाने वाला हूं। क्लियर दिख रहा है कैमरे में भाई? हाँ एकदम क्लियर दिख रहा है। n = p - z। अब मैं पहले ही बोल दिया p प्लस लेना पड़ेगा और ये z प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है। सो n = पोल्स किसके लेने पड़ेंगे? RHS पोल। दिस p प्लस इज नथिंग बट द RHS पोल्स। ध्यान से सुनिएगा, p प्लस जो है ना वो RHS पोल्स ऑफ CE, क्योंकि करना किस में है? CE में। क्यों CE में? CE में करोगे तभी CLTF की स्टेबिलिटी कंक्लूड कर पाओगे भाई साहब, है ना। ओके, Z प्लस क्या होना चाहिए सर? Z प्लस भी हो गए जीरोस ऑफ CE, है ना। लेकिन ट्विस्ट यही आता है, हमारे क्वेश्चन में हमें CE नहीं दिया है, ना CE के पोल्स की या जीरोस के बारे में कुछ बोला है। हमारे इसमें तो सिर्फ जी ऑफ एस एच ऑफ एस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और क्लोज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में रिलेशन होना चाहिए फिर तो, बिल्कुल। OLTF = मैं ले लिया n ऑफ s न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, है ना। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के ये क्या होंगे? जीरोस हो गए साहब, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ क्या, आइए, ये जो हैं ये हो गए जीरोस, ये हो गए पोल्स। नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज नथिंग बट 1 + G of s H of s, yes or no? G of s H of s is equal to n of s is equal to D of s 1 + n of s divided by D of s। यदि इसको कर लोगे तो ये हो जाएगा D of s + n of s is equal to D of s, है ना। ओके, देखो जरा ध्यान से, ये जो है ये है पोल्स ऑफ CLTF, यस और नो। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अरे भाई यही तो पोल्स ना बनते, इसको 0 से इक्वेट जब करते हो ये तो चला जाएगा इधर। ये है पोल्स ऑफ CLTF, पोल्स ऑफ CLTF, और ये है, सॉरी एक काम करते हैं, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ये ऊपर वाले जीरोस हो गए जो कि पोल्स ऑफ CLTF बनेंगे, जीरोस ऑफ CE, और ये हो गए पोल्स ऑफ CE, पोल्स ऑफ CE। दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर, जीरोस ऑफ CE जो है वो पोल्स ऑफ CLTF है, और पोल्स ऑफ CE जो है, जो कि D of s है, वही पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। ओहो हो सर, कुछ कर दिया आपने। हाँ ध्यान से देखना जरा, n = p ± z प्लस, है ना। क्या देखा हमने सर? p प्लस इज नथिंग बट सिंपल है RHS पोल्स ऑफ CE। इसको किसके इक्वल लाए हम वो लिखूंगा मैं, अभी जो लिख रहा हूं उतना समझता जाइए। Z प्लस जो है वो है RHS जीरोस ऑफ CE, ठीक है। अब क्या रिलेशन लेके आया मैं, क्या डिस्कशन किया मैंने? देखो मैंने डिस्कशन पिछले पन्ने पे क्या किया, सबसे पहले ले लेते हैं पोल्स ऑफ CE। पोल्स ऑफ CE इज नथिंग बट D of s। D of s तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के भी पोल्स हैं, तो जहां लिखा है पोल्स ऑफ CE, इसका मतलब RHS पोल्स ऑफ OLTF, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के RHS पोल्स जो हैं वही आपकी इक्वेशन CE के RHS पोल्स हैं। क्लियर हो गया सब। नाउ RHS जीरोस ऑफ CE कहाँ है भाई? जीरोस ऑफ CE इज नथिंग बट द पोल्स ऑफ CLTF। वाह, सो ये हो जाएगा RHS
पोल्स ऑफ CLTF। वाह, एक अजब ही फॉर्मूला याद करने के लिए सर सिखा दिया कि N इज इक्वल टू P प्लस माइनस Z प्लस राजा, वेर दिस P प्लस इज नथिंग बट RHS पोल। देखो आप OLTF के RHS पोल्स, और Z प्लस इज नथिंग बट CLTF के RHS वाले पोल्स। वाह, मजा आ गया। अब आप खुद ही बताओ मुझे, इसमें स्टेबिलिटी कंक्लूड करनी हो CLTF की तो कर पाओगे ना? बिल्कुल। आप बोलोगे कि सर CLTF RHS में, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के RHS में पोल है ही नहीं, तो सिस्टम स्टेबल है। मतलब इस इक्वेशन में यदि Z प्लस की वैल्यू 0 आ जाए, मतलब कोई भी RHS पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में कोई पोल RHS में नहीं है, तो आप बोलोगे सर स्टेबल सिस्टम है। वाह, तो ये तो कुछ जादू वाली कहानी हो गई। N इक्वल टू P माइनस Z इक्वेशन में Z प्लस की वैल्यू 0 हो तो सिस्टम स्टेबल होगा, यानी कि एनसर्कलमेंट हमेशा P प्लस के बराबर हो। यदि एनसर्कलमेंट हमेशा RHS पोल्स ऑफ OLTF के बराबर हो तो सिस्टम स्टेबल होगा। आगे बात समझ में? ठीक है ना? एनसर्कलमेंट हमेशा -1 प्लस J0 पॉइंट के लिए देखना है। एनसर्कलमेंट N को पॉजिटिव लिख रहे हैं, तो पॉजिटिव N का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, तो एनसर्कलमेंट हमेशा आपको -1 प्लस J0 के अक्रॉस देखना है। फॉर्मूला क्लियर? नाइक्विस्ट प्लॉट को जो 1.5 घंटे में फुल कोर्स में समझा था, उसको मैंने आधे घंटे में समअप कर दिया, 20-25 मिनट में समअप कर दिया है। अब क्या करेंगे? अरे भैया, अगले लेक्चर से क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन और फिर वाइंड अप कर देंगे हम किसको? नाइक्विस्ट प्लॉट को। मिलेंगे ना राजा अगली क्लास में? आइएगा रानी, पढ़ने के लिए मिलेंगे अगली क्लास में।